हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मार्वल लेजेंड्स के एपिसोड नंबर 4 को। जिस 4th एपिसोड में हमें इस बार बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर की पूरी स्टोरी को बताया गया है काफी शॉर्ट तरीके में। अब एपिसोड की लेंथ आई थिंक 8 ही मिनट की है, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी, क्योंकि वीडियो में मैंने आपको काफी ब्रीफ डिटेल दी है बकी बार्न्स के कैरेक्टर से रिलेटेड, ताकि आप इस कैरेक्टर को लेकर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहे। अगर आपने इसकी स्टोरी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया है तो, यानी कि ये वीडियो पूरी तरीके से स्पॉइलर से भरी हुई है, जिन स्पॉइलर में मैं आपको एमसीयू के यूनिवर्स की 7 मूवीज की बकी की स्टोरी बताऊंगा, जैसे कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, एज ऑफ अल्ट्रॉन, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर, इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम फिल्म। तो अब इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए अब और भी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करें विंटर सोल्जर की, जिसे हम एमसीयू के यूनिवर्स में बकी बार्न्स के नाम से भी जानते हैं। और बकी बार्न्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर उसे ठीक स्टीव रॉजर की तरह सुपर सोल्जर सीरम दी गई थी, वो भी हाइड्रा वालों की तरफ से। और यहाँ से बकी हाइड्रा के लिए एक परफेक्ट असेंशन का काम करने लगा, जिसे नाम मिला विंटर सोल्जर का। लेकिन इन सबसे पहले बकी अगर अपनी लाइफ में कुछ था, यानी एक नॉर्मल इंसानों की तरह, तो उसके भी कुछ सपने थे, सपने अपने देश के लिए कुछ करने का। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बकी की सिलेक्शन सार्जेंट के तौर पर आर्मी में कर दी जाती है, और वो अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर सीधे इंग्लैंड के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इसी बीच हमें कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर फिल्म के उन स्टार्ट के कुछ सीन्स में स्टीव और बकी की एक काफी गहरी दोस्ती दिखाई जाती है, और साथ ही साथ दोनों के सपने भी, जिसमें से एक का सपना पूरा हो गया है, यानी कि बकी का, लेकिन स्टीव का नहीं, जो कि अपने दोस्त बकी की ही तरह आर्मी में सिलेक्शन चाहता था। लेकिन उसकी कंडीशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं कि स्टीव का सीधे सिलेक्शन कर उसे वॉर में भेज दिया जाए। और स्टीव की ऐसी ही कंडीशन की वजह से उसे कई लोग बहुत ज्यादा बुली भी करते, जिसमें से हर बार उसकी मदद के लिए बकी ही खड़ा होता, जिसकी कसम उसने अपने दोस्त के लिए हमेशा की खाई थी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्टीव के अलग सपने हैं, और स्टीव नहीं चाहता कि हर वक्त बकी उससे बचाते रहे, और स्टीव खुद का एक स्टैंड भी ढूंढ रहा है, यानी कि एक मौका जो आप सभी को पता है कि स्टीव को डॉक्टर अब्राहम एस्किन ने दिया था, वो भी अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाकर, जिस प्रोजेक्ट में स्टीव पर सबसे पहले तो ये टेस्ट किया जाता है कि वो सुपर सोल्जर सीरम लेने के लायक है भी या नहीं। और स्टीव उस मिशन में पास होकर डॉक्टर इज़विक से लेकर फिलिप्स और पैगी कार्टर की नजर में उठ जाता है, और फिर उस पर टेस्ट किए जाते हैं सुपर सोल्जर सीरम, जिन टेस्ट के रिजल्ट बिल्कुल ही 100% निकल कर आते हैं। हालांकि डॉक्टर स्क्विन ने सुपर सोल्जर के एक्सपेरिमेंट इसके पहले ना चाहते हुए जॉन सेगमेंट पर भी किए थे, जिसमें ज्यादातर तो प्रेशर सेगमेंट ने ही डाला था, और उस रिजल्ट में सेगमेंट के शरीर की पूरी शरीर की चमड़ी जल गई थी, और हमें मिला था एमसीयू के अंदर रेड स्कल जैसा विलन। यानी कि उस टाइम पर डॉक्टर स्क्विन की वो सुपर सोल्जर सीरम सही तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। और बाद में यूएस आने के बाद उनके इस ऑपरेशन में कई सारे अपडेट्स किए गए, और फाइनली उन्होंने अपने काफी सीक्रेट फॉर्मूले से इस सुपर सोल्जर सीरम को बना लिया। लेकिन वो अपने इस सुपर सोल्जर सीरम की और ज्यादा सक्सेस देखे उससे पहले ही हाइड्रा की तरफ से किलर आकर उन्हें उनकी ही लैब में मार देता है। और बाकी का काम हमने इस फिल्म में देखा है कि कैसे स्टीव खुद को प्रूफ कर उस किलर को पकड़ने में कामयाब होता है, लेकिन वो किलर खुद ही को मार लेता है। जिसके बाद इस प्रोग्राम को बंद कर स्टीव को बस एक स्टेज आर्टिस्ट बना दिया जाता है, जो हर जगह जाकर लोगों के हौसले बढ़ाता अपने देश के लिए, यानी कि चुपचाप ऑर्डर्स को मानकर। लेकिन जब स्टीव को पता चलता है कि उसके दोस्त बकी बार्न्स को बंदी बना लिया गया है हाइड्रा की तरफ से, तब स्टीव डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा और अपने दोस्त के साथ साथ उन सभी 40 सोल्जर्स को भी छुड़ा कर ले आएगा, जहां स्टीव की मुलाकात होती है रेड स्कल जैसे काफी खतरनाक विलन से। और हाँ, हाइड्रा में काम कर रहे डॉक्टर एरमिन जोला से भी, जिन्होंने कई साल पहले डॉक्टर स्किन के साथ भी काम किया था उन्हीं के सुपर सोल्जर सीरम के प्रोजेक्ट में। और जोला उस टेस्ट के लिए उन्हीं यूएस आर्मी में से जिस शख्स को चुनता है, वो और कोई नहीं बल्कि बकी बार्न्स होता है, जिस लैब से स्टीव छुड़ाकर अपने साथ ले जाता है। यानी कि उस टाइम पर बकी को सुपर सोल्जर सीरम के इंजेक्ट दिए गए थे। जिसके बाद क्या है, स्टीव रॉजर कैप्टन अमेरिका के नाम से इतने ज्यादा मशहूर हो जाते हैं कि वो काफी डेडली से डेडली मिशंस को अपने दोस्त बकी और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर अंजाम देते हैं, जिसमें स्टीव इतना ज्यादा केयरलेस हो जाता है खुद और अपनी टीम के बाकी सभी मेंबर्स को लेकर। जैसे कि स्टीव जब जमीन पर रहकर अपने बाकी दूसरे साथियों के साथ हमला करता है हाइड्रा के लोगों पर, तो बकी और उसके जैसे बाकी लोग उन्हें कई दूर बैठे स्नाइपर से कवर करते हैं। लेकिन
लेकिन अगर बकी के कैरेक्टर को देखा जाए तो बकी ने इस फिल्म में स्टीव से बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाई है, जो बात वो अपने दोस्त स्टीव को कहता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, भले से ही सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए। और हम इस फिल्म में वैसा होते हुए देखते भी है, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ कि जब स्टीव काफी ज्यादा वीक था तब बकी हर बार अपने दोस्त को बचाने के लिए खड़ा रहता, और अब सुपर सोल्जर सीरम के बाद सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है। यानी कि अब स्टीव को ज्यादा ध्यान बकी का रखना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन के बाद भी स्टीव अपने दोस्त के साथ खड़ा है, भले से ही स्टीव कितना भी ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गया हो, लेकिन बकी दोस्ती निभाना जानता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, स्टीव को यहाँ पर अपनी टीम और खुद पर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि स्टीव जैसे खुद का ध्यान रखता है वैसे ही बकी और उसके बाकी दूसरे साथी भी रखेंगे, जिस केयरलेस के चलते स्टीव अपने सबसे जिगरी दोस्त को खो देता है, वो भी एक ट्रेन अटैक के दौरान, जब स्टीव पर उसी ट्रेन में हाइड्रा का एक काफी फुल्ली आर्म सोल्जर पीछे से आकर हमला करता है, जिसके बाद बकी से गलती कैप्टन की शील्ड उठाकर खुद कैप्टन अमेरिका बनने की होती है, और ये गलती उन दोनों ही दोस्तों को कई साल के लिए अलग कर देती है, जिन सालों में स्टीव को यही लगता है कि उनकी लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड या फिर कहूँ भाई जैसे दोस्त को खो दिया। और फिर फैल्कन के आने से स्टीव को ये समझ आने लगता है कि लाइफ को आगे किस तरीके से जिया जाता है, और फैल्कन की स्टोरी में मैंने आपको वो सारी की सारी डिटेल काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है, जिसे फिर से मैं इस वीडियो में रिपीट कर आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। तो सीधे आते हैं बकी के चैप्टर पर, जिस चैप्टर में हमें पता चलता है कि बकी बार्न्स उस ट्रेन के हादसे के बाद कैसे बचा था, जिसकी थोड़ी डिटेल तो मैंने आपको इस वीडियो में दे ही दी है। कैरमिन जोला की वजह से बकी बार्न्स उस ट्रेन हादसे में काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाया है, यानी कि सुपर सोल्जर सीरम जो जोला ने उसे लैब टेस्ट के दौरान लगाई थी। और अब जबकि बकी को फिर से हाइड्रा ने पकड़ लिया है, तो जोला अपनी इस रिसर्च को आगे कंटिन्यू रख सकता है, जो कि वो करता भी है। यहाँ तक कि जोला बकी को एक पूरा का पूरा अलग मेटल आर्म भी देता है, क्योंकि ट्रेन हादसे के दौरान बकी अपना एक हाथ खो बैठता है। और अब हाइड्रा के इस काफी टेस्ट के बाद बकी नहीं विंटर सोल्जर के नाम से जाना जाता है, जिसकी हिस्ट्री शील्ड के पास है एक घोस्ट के नाम से, यानी कि एक ऐसा परफेक्ट असेंशन जिसने हिस्ट्री में जब भी किसी मिशन को लिया उसे पूरा ही किया है, यानी कि वो एक हाइड्रा का परफेक्ट सुपर सोल्जर है जो उन्हीं के कमांड पर चलता है। और जोला ने उसे कंट्रोल में रखने के लिए कुछ कोड्स भी बनाए हैं, ताकि उन कोड से बकी की मेमोरीज को पूरी तरीके से रिबूट किया जा सके और उसे फिर से एक अलग मिशन के लिए रेडी कर दिया जाए। यानी कि बकी की पूरी याददाश्त को हाइड्रा ने बिल्कुल ही मिटा दिया है, या फिर कहूँ कुछ हद तक हाइड्रा उन मेमोरीज को मिटाने में कामयाब हुई थी, क्योंकि स्टीव को पता था कि बकी को किस तरीके से होश में लाया जा सकता है, जिसकी बात मैं आपसे इस वीडियो में आगे करूंगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बकी की स्टोरी को भी एमसीयू के यूनिवर्स में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है फैल्कन की तरह, जिसमें हमें बकी के उन सारे के सारे मिशंस को काफी शॉर्टली समझाया गया है, यानी कि उन मिशन पर भी एक अलग स्पिन ऑफ सीरीज बन सकती है अगर एमसीयू का मूड है तो। और हाँ, बात रही बकी के कैरेक्टर की उतने पुरानी टाइमलाइन से इस सिविल वॉर फिल्म की प्रेजेंट की टाइमलाइन में आने की, तो उसके लिए हाइड्रा में बकी को जब भी कोई मिशन दिया जाता तो उस मिशन के बाद उसे हाइड्रा वाले पूरी तरीके से फ्रीज कर देते, ताकि उसे इम्पोर्टेंट मिशन के लिए ही जगाया जाए। रीजन था विंटर सोल्जर का वन ऑफ अ काइंड होने का, यानी कि उसके जैसे और सुपर सोल्जर्स हाइड्रा में बिल्कुल भी नहीं थे। और रही बात जोला के एक्सपेरिमेंट की, यानी कि सुपर सोल्जर सीरम की, तो उसे भी जोला ने डॉक्टर ईस्टिन के ही कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूलेस की मदद से बनाया था, यानी कि काफी सीक्रेट फॉर्मूला जिसके बारे में सही तरीके से जोला तक को नहीं पता। और हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि स्टीव के एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब हाइड्रा की तरफ से एक एजेंट को भेजा जाता है जो वहाँ पर डॉक्टर इनरिक को मारकर उनके एक फॉर्मूला को ले जाता है, वो फॉर्मूला वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस तरीके से हाइड्रा के हाथ सुपर सोल्जर सीरम की कोई भी डिटेल्स नहीं लगती। लेकिन जोला एक ऐसा शख्स होता है जो इस फॉर्मूले को एक ही बार बनाने में कामयाब होता है, और बाकी और रिसर्च के लिए उसके पास टाइम और जिंदगी बचती नहीं। और एक काफी गंभीर बीमारी के चलते जोला मर तो जाता है, लेकिन खुद को एक एआई बनाकर चला जाता है, ताकि वो हाइड्रा में या फिर कहूँ शील्ड में हमेशा जिंदा रहे। तो अब आपको ये पता चल गया कि विंटर सोल्जर हाइड्रा के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, और उसी इम्पोर्टेंट के चलते उसे हाइड्रा में इतने सालों तक ऐसे ही फ्रीज कर जिंदा रखा गया है। लेकिन जब हाइड्रा वालों को ये पता चलता है कि हावर्ड स्टार्क ने भी सुपर सोल्जर सीरम बनाई है, वो भी एक नहीं बल्कि 5, तब फिर से विंटर सोल्जर को एक्टिवेट किया जाता है। और फिर क्या, हाइड्रा के ऑर्डर के बाद बकी हावर्ड स्टार्क और उनकी वाइफ को मारकर उस फॉर्मूले को ले जाता है। लेकिन हावर्ड स्टार्क का वो सुपर सोल्जर का फॉर्मूला एक परफेक्ट सुपर सोल्जर तो बनाता ही है, लेकिन उनमें प्रॉब्लम होती है इंसानों के दिमाग को कंट्रोल ना करने की, खास करके उनके गुस्सों को, जो भले से ही काफी ज्यादा ताकतवर विंटर सोल्जर से क्यों ना हो, लेकिन वो सभी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते
जब उनका दिमाग खराब हो जाता है और इसी के चलते हाइड्रा में उन सभी के सभी सुपर सोल्जर्स को एक्सपेरिमेंट के चलते फ्रीज कर दिया गया ताकि आगे चलकर उन पर और रिसर्च की जाए। उन सभी को हाइड्रा के लिए एक परफेक्ट सुपर सोल्जर बनाकर प्रेजेंट किया जाए ताकि शील्ड में छुपी हुई हाइड्रा पहले से और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और हाँ, रही बात शील्ड की, तो शील्ड को बनाने का काम जोला ने ही किया था, जो एक तरीके से हाइड्रा के लिए काम करता था। इसलिए उसने हाइड्रा को शील्ड के अंदर छुपाकर जिंदा रखा। जो बात बकी स्टीव और सैम को बताता है तब जब उसे एक काफी खतरनाक बैटल के बाद स्टीव और फैल्कन पकड़कर एक गैरेज में बंद कर देते हैं, जो फाइट स्टीव बैरन के कहने पर करता है, क्योंकि बैरन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में घुसकर बकी को पूरी तरीके से उन कोड्स की मदद से रिबूट कर देता है ताकि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करे और बैरन को वो उसकी मंजिल तक ले जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने से पहले विंटर सोल्जर में काफी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि निक फ्यूरी को ये पता लग जाता है कि शील्ड में हाइड्रा छुपी हुई है अलेक्जेंडर पियर्स के अंदर, और वही लोग विंटर सोल्जर को यूज कर बाकी उन सभी का मुंह बंद करवाते हैं जो उनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि बकी लोगों को मारने में और सबूत को छुपाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट और वेल ट्रेन है। जिसके बाद अलेक्जेंडर बकी को एक्टिवेट कर निक फ्यूरी को मारने का मिशन देता है, जिसमें विंटर सोल्जर को ये लगता है कि उसने निक फ्यूरी को मार दिया है, और हाँ, अलेक्जेंडर और पूरे के पूरे शील्ड को भी। लेकिन ये निक फ्यूरी का एक प्लान होता है कि उनके मरने की खबर बिल्कुल सच लगे और वो खुद को उतने टाइम तक रिकवर कर बिल्कुल ठीक हो जाए, और बाद में आकर लोगों के सामने वो हाइड्रा की सच्चाई रख देंगे ताकि शील्ड पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। लेकिन जब ये बात हमारे स्टीव रॉजर यानी कि कैप्टन अमेरिका को पता चलती है तो वो हाइड्रा और शील्ड दोनों को ही खत्म करने की बात करते हैं, और निक फ्यूरी को ना चाहते हुए इस डिसीजन को लेना होता है, जिसमें अब स्टीव का पूरा फोकस अपने दोस्त बकी को सही रास्ते पर लाने का है, क्योंकि निक फ्यूरी स्टीव को विंटर सोल्जर की डिटेल भी देते हैं कि कैसे हाइड्रा में उसके ब्रेन को वॉश कर उसे हर बार रीसेट कर दिया जाता है। और हाँ, रही बात स्टीव की, तो निक फ्यूरी के मरने के बाद इस फिल्म में अलेक्जेंडर विंटर सोल्जर को स्टीव और ब्लैक विडो को भी मारने का मिशन देता है, जिसके बाद वो दोनों सीधे जाकर सैम की मदद लेते हैं और उसके साथ मिलकर अपने इस मिशन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसमें उन्हें मिलती है कामयाबी। अलेक्जेंडर को मौत, शील्ड और हाइड्रा का सभी के सामने एक्सपोज हो जाना, जो और कोई नहीं बल्कि नताशा यानी कि ब्लैक विडो खुद करती है, जिसमें उसकी भी सारी की सारी जानकारी लोगों के सामने रिवील हो जाती है, कुछ डिटेल्स को छोड़कर, जिसके बारे में मैं बात फिर कभी ब्लैक विडो फिल्म के रिलीज होने से पहले करूंगा। लेकिन इन सब के बीच नताशा स्टीव के लिए बकी की सारी जानकारी फाइल में जमा कर लेती है ताकि बकी ना चाहते हुए फैल्कन के साथ मिलकर अपने काफी पुराने अच्छे दोस्त को ढूंढ सके। जिसके बाद उनकी ये तलाश ऐसे ही चलती रहती है, और फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम फैल्कन को स्टीव के साथ बात करते हुए भी सुनते हैं, जहाँ पर स्टीव की कोशिश यही रहती है कि फैल्कन अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर ले ताकि वो दोनों आपस में मिलकर बकी के इस मिशन को सॉल्व कर सके। और फिर फाइनली सैम एग्री हो जाता है और स्टीव के कहने पर अवेंजर्स में शामिल हो जाता है। और फिर सीधे आती है सिविल वॉर फिल्म, क्योंकि एंटमैन के उस पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करके कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि वो सीन सीधे सिविल वॉर फिल्म से उठाकर थोड़ी सी डिटेल्स के लिए डाला गया था, यानी कि फैंस को हाइप करने के लिए। और हाँ, रही बात सिविल वॉर फिल्म के उस एंड के स्टीव और बकी की बैटल की, तो उस बैटल के दौरान स्टीव अपने दोस्त बकी को बिल्कुल भी नहीं मारता, बल्कि उल्टा बकी कैप्टन की हालत मार कर बुरी कर देता है, और कैप्टन वहाँ पर वही आखिरी शब्द कहते हैं कि वो उसके साथ आखिर तक खड़े रहेंगे। और ये बात सुनकर बकी को एहसास होता है कि स्टीव को वो कई साल से जानता है, जिसके बाद बकी डूबते हुए स्टीव को पानी से बचाता है और सीधे वांटेड की लिस्ट में शामिल हो जाता है। वो भी स्टीव को ये उम्मीद देकर कि कहीं ना कहीं वो अब भी अपने दोस्त की केयर करता है, लेकिन बकी को अब भी ये नहीं पता कि उसे अपनी राह कैसे चुननी है। जिसके बाद हम बकी के कैरेक्टर को सीधे बुच हैरिस में देखते हैं, जहाँ वो छुपकर अपनी आम जिंदगी बिता रहा है, लेकिन ये जिंदगी वो ज्यादा टाइम तक नहीं बिता पाता, क्योंकि उसका नाम वेनिया के बम ब्लास्ट में आया है, जिस बम ब्लास्ट को असल में हेमुट जिमो ने किया था, जिस बम ब्लास्ट के दौरान तचाला के पिता की मौत हो जाती है, और वहाँ पर आए हुए बाकी मीटिंग्स के कुछ मेंबर्स की भी, जिनकी मीटिंग सोकोविया अकॉर्ड्स के दौरान बुलाई गई थी, यानी कि सुपर हीरोज के लिए एक ऐसा रूल जिन्हें उन्हें कानून के दायरे में रहकर फॉलो करना है। बट उस बम ब्लास्ट के दौरान जब तचाला के पिता की मौत होती है, तो वहाँ पर तचाला अपना एक मकसद बना लेता है बदला लेने का, जो बदला वो बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर को मार कर लेगा, जिसे मारने के लिए अब उसका सामना स्टीव रॉजर और फैल्कन से भी होगा, जो किसी भी हालत में बकी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम सुपर हीरोज की टीम को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि अब स्टीव का मिशन बकी के साथ
जीमो को कैप्चर करने का है, जो हाइड्रा की किसी सीक्रेट फैसिलिटी में जा रहा है, जिसका पता बकी को काफी अच्छी तरीके से पता है। और वहाँ पर बकी की ही तरह हावर्ड स्टार्क के बनाए गए 5 सुपर सोल्जर्स को बिल्कुल फ्रीज कर अब भी जिंदा रखा गया है, जिनसे दुनिया में काफी आतंक फैलाया जा सकता है। लेकिन आयरन मैन स्टीव की उन बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होता उस एयरपोर्ट बैटल के दौरान। बट बाद में वो भी स्टीव के साथ उस मिशन में शामिल हो जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद उन तीनों को ये पता चलता है कि बैरन का असल मकसद उन 5 सोल्जर्स को जिंदा करना नहीं बल्कि जान से मारने का था, और साथ ही साथ पूरे के पूरे एवेंजर्स को आपस में लड़ाना भी, ताकि उनकी टीम बिखर जाए और सुपर हीरोज दुनिया को बचाने के चक्कर में बाकी और मासूमों को ना मारे, जिनमें बैरन की फैमिली भी थी। यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म के उस एंड के अल्ट्रॉन के इवेंट में जब काफी सारे सिविलियंस मारे गए थे, उनमें से एक फैमिली जीमो की भी थी, जिसमें अब जीमो का ये मिशन जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, उसके बाद जीमो खुद को भी मारना चाहता था, लेकिन तचाला उसे वहाँ पर बचा लेता है और गवर्नमेंट के हवाले कर देता है, जहाँ तचाला को ये समझ आ जाता है कि रिवेंज ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। और हाँ, ये भी कि बकी इनोसेंट है, उसे बस हाइड्रा वाले ब्रेन वॉश कर यूज कर रहे हैं। लेकिन ये बात वहाँ पर खड़े टोनी स्टार्क को समझ नहीं आती, क्योंकि बैरन वहाँ पर अपनी आखिरी चाल चल देता है, जो चाल टोनी स्टार्क को सच दिखाने की थी, और ये भी कि उसके माता पिता किसी कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, बल्कि बकी ने अपने हाथों से उसके माता पिता को मारा था, जो बात स्टीव रॉजर को भी पता थी। जिसके बाद वहाँ पर हम उन तीनों के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट देखते हैं, जिस फाइट के दौरान जब बकी आयरन मैन को जान से मारने वाला होता है, तो आयरन मैन उसके एक हाथ को अपने सीने पे लगे हुए आर्क रिएक्टर से पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देते हैं, यानी कि उसके मेटल आर्म को, और स्टीव टोनी स्टार्क के उस सूट को सिस्टम से काट देता है, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क अपने भारी सूट को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते स्टीव टोनी के कहने पर उसके पिता की बनाई गई उस शील्ड को छोड़कर चला जाता है, वो भी अपने दोस्त बकी को अपने साथ लेकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीव पहले तो जाकर अपने दोस्तों को छुड़ाता है, जिन्हें काफी हाईटेक सिक्योरिटी में रखा गया था, और उसके बाद एंटमैन और हॉकाई अपने रास्ते पर जाते हैं, लेकिन ब्लैक विडो और फैल्कन नहीं, जो कैप्टन के साथ मिलकर उनके मिशन में उनका साथ देते हैं, यानी कि टेररिस्ट लोगों को मारने का। और रही बात बकी की, तो बकी को स्टीव वकांडा छोड़ देता है, जहाँ पर शूरी बकी के दिमाग से हाइड्रा के उन सारे के सारे पासवर्ड्स को मिटाने का काम करती है, और वहाँ पर भी बकी को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर फिल्म के एंड में, यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में, हम देखते हैं कि बकी को पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है, और वहाँ पर तचाला उसे वाइब्रेनियम से बना हुआ एक काफी जबरदस्त आर्म भी देते हैं, क्योंकि थैनोस जैसी मुसीबत अब वकांडा आने वाली है, और हाँ, कैप्टन और उनकी बाकी पूरी की पूरी टीम भी। लेकिन इस बीच तचाला बकी को व्हाइट वुल्फ का नाम भी देते हैं, जिसकी हिस्ट्री एमसीयू की कॉमिक बुक में काफी ज्यादा बड़ी है। तो आई होप इस पर भी एमसीयू ने काफी ज्यादा ध्यान दिया होगा, ताकि वो लोग व्हाइट वुल्फ के कैरेक्टर का यूज एमसीयू के यूनिवर्स में आगे और करें। फिर तो अब आते हैं फिर से इन्फिनिटी वॉर पर, जिसके एंड में सारे के सारे सुपर हीरोज थैनोस को हराने में पूरी तरीके से नाकामयाब होते हैं, और थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद बकी और फैल्कन भी डस्ट बनकर बाकी यूनिवर्स की पॉपुलेशन की तरह गायब हो जाते हैं, और स्टीव फिर से अकेले। जिसके बाद अवेंजर्स एंड गेम फिल्म का इवेंट होता है, और उस इवेंट में हल्क के फिंगर ब्लिप के बाद, यानी काफी बड़े मिशन के बाद, अर्थ और बाकी पूरे के पूरे यूनिवर्स की सभी पॉपुलेशन बिल्कुल सही सलामत 5 साल बाद रिटर्न आती है। और फिर उस बैटल को जीतने के बाद स्टीव रॉजर बूढ़े हो गए हैं, और अगेन उनके पास एक काफी प्रॉपर शील्ड है, जो कि उस बैटल में टूट गई थी, जिस शील्ड को उन्होंने फैल्कन को दे दिया है। और बकी भी वहाँ पर खड़ा हुआ दूर से ही ये गेस कर लेता है कि बकी किससे अगला कैप्टन अमेरिका बनाना चाहते हैं, जो कि अब स्टीव के अकॉर्डिंग फैल्कन है, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं। और शायद स्टीव के इन फैसलों को बकी भी बहुत अच्छी तरीके से समझता है, और अब स्टीव की तरह उसका काम फैल्कन को भी सपोर्ट करना है, जो शायद से इस सीरीज में काफी फनी वे में दिखाया जाएगा। और हाँ, फैल्कन के अलावा बकी की स्टोरी को भी, कि अब इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर एमसीयू में किस तरीके से फ्यूचर की प्लानिंग की गई है। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर, या फिर कहूँ व्हाइट वुल्फ के कैरेक्टर से रिलेटेड। एमसीयू में इस कैरेक्टर की ओरिजिन को किस तरीके से बिल्ड कर फैंस को प्रेजेंट किया गया था। और इस वीडियो से आई होप अब आप इस कैरेक्टर को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ताकि आप फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज को भी उतनी ही आसानी से समझ जाओ। और मेरी कोशिश इसके चौथे एपिसोड से भी काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी बनी है, और बननी भी चाहिए, ताकि मैं आपको उस एपिसोड से ज्यादा डिटेल इसमें देकर आपको पूरी तरीके से अप टू डेट रखूं, ऑब्वियसली बकी के कैरेक्टर से। तो अगर आपको अब मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप की काफी टफ वीडियोस को बनाने में। इसलिए लाइक तो बनता ही है। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ
अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।